नमस्कार। देश के कुछ सवाल अपने प्रधानमंत्री के नाम, और वो इसलिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कुछ सनसनीखेज बातें कही, कुछ इतनी बड़ी बातें कही जिसके बारे में देश को जानने का हक है, पूछने का हक है। वैसे भी हम हिंदुस्तानियों की एक बीमारी है, बीमारी ये है कि जब सवाल नहीं पूछने चाहिए उस वक्त हम पूछते हैं। जब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया हो, रिलीफ चल रहा हो, उस वक्त हम सवाल पूछते हैं। और जब सवाल पूछने चाहिए उस वक्त नहीं पूछते हैं, सब भूल जाते हैं। प्रयागराज में कितने लोग मर गए, क्या हुआ, उसके बाद सवाल नहीं, पहले दिन हर कोई सवाल पूछ लेता है। हमने हमेशा कहा है कि सवाल पूछने का कोई वक्त होता है, और अब ये वक्त है। वैसे हर हिंदुस्तानी को हक है सवाल पूछने का, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं एक आधार पे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अब कोई सवाल पूछेगा उसको कहा जाएगा देखो तुम सरकार से सवाल पूछ रहे हो, देखो तुम ये कर रहे हो, तुम्हें देश पे विश्वास नहीं है। मैं याद दिला देना चाहता हूं दो चीजें। पहला, जब पहलगाम की घटना हुई थी उस वक्त हमने कहा था, मैंने लेख लिख कर कहा था कि सरकार को स्पेस दीजिए, सरकार पे दबाव मत डालिए, भरोसा रखिए। सरकार अपने तरीके से, अपने वक्त पे सही कार्रवाई करेगी। आप सरकार पे भरोसा रखिए, सरकार अपने तरीके से जवाब देगी, और हमें हिंदुस्तानियों को सरकार पे भरोसा करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जब कार्रवाई हुई, ये लेख है जो मैंने लिखा था, जब कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उसके बाद स्वराज इंडिया ने अपनी पहली प्रतिक्रिया तुरंत कुछ घंटे के अंदर प्रतिक्रिया देते हुए हमने क्या कहा था, स्टेटमेंट आपने देखा होगा। हमने कहा था हम सरकार के साथ हैं, हम देश के सैन्य बल को सैल्यूट करते हैं। वो वक्त सवाल पूछने का नहीं था, वो वक्त था देश का एकजुट खड़े होने का, देश का समर्थन करने का। ये हमारा स्टेटमेंट था। तो इस आधार पे आज हम प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया। बड़ा मतलब 20-22 मिनट का स्टेटमेंट, बड़ा नहीं, कुछ बहुत बड़ी बातें कही। पूरा 21 मिनट का भाषण तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। उसमें एक बात थी जो इतनी चौंकाने वाली थी, और दुर्भाग्य से उसे मीडिया ने देखा नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर गौर नहीं हुआ है, उस पर चर्चा नहीं हुई है। अगर हुई है तो भाई मेरी नजर में नहीं है। वो मैं चाहता हूं आप ये सिर्फ 40 सेकंड का सुने, क्योंकि ये राष्ट्र के नाम संदेश था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया और कुछ बड़ी बात कही। आप खुद उनके शब्दों में सुनिए, अपने शब्दों में मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। क्योंकि अगर वो बात सच है तब तो ये पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की पिछले 20, 30, 40 साल की सबसे बड़ी सफलता है भाई। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा कि वो बता रहे थे, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा जस्टिफाई कर रहे थे। उन्हें पता था कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, उन्हें पता था कि शायद उनके समर्थक उनसे सहमत नहीं होंगे, पता नहीं क्या बात उनके मन में थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव थी। और उस डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज में बताते हुए कि किस परिस्थिति में कब हुआ ये। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे, आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और
सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया। याद रखिए, ये प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश है, यानी कि सरकार की, देश की सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य है। याद रखिए, रिकॉर्डेड है, कोई स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसलने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो होनी भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के शब्द मैं आपको बता देता हूं, आखिर में जो कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। मतलब कुल मिला के प्रधानमंत्री 4 दावे कर रहे हैं इसमें, देश के नाम। बहुत गंभीर और पवित्र ये स्टेटमेंट होना चाहिए। पहली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल हुआ, हमने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दूसरे, इसलिए चूंकि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए, पाकिस्तान के ऊपर बुरी तरह से हमला हुआ, पाकिस्तानी फौज घबरा गई, इसलिए पाकिस्तान ने सीधे भारत से युद्ध विराम की अपील की, गुहार की। मतलब गिड़गिड़ाते हुए जो बोलता है, गुहार बोलते हैं। पाकिस्तान ने सीधे भारत से अपील की। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान ने आतंक समर्थन और सैनिक कार्रवाई रोकने का वादा किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री के अपने शब्द हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई। उनके शब्द ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, पाकिस्तान ने कहा। और आखिरी बात वो कहते हैं कि इस आधार पर भारत सरकार ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। अगर ये बात सही है तो भाई बहुत बड़ा सैल्यूट बनता है प्रधानमंत्री को। सैल्यूट देश के लिए बहुत बड़ा बधाई का अवसर है, क्योंकि अगर ये है तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, पिछले 25-30 साल से भारत की जितनी भी आतंकवादी विरोधी गतिविधियां थी, पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद चल रहा था, उसको रोकने की में तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इतनी बड़ी कामयाबी जो कि शायद कभी नहीं मिली होगी। लेकिन क्या ये बात सच है? ये सवाल पूछने को बनता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान ने वादा किया था? प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं, इस पे सवाल बनता है। पाकिस्तान ने क्या वादा किया और एग्जैक्टली क्या वादा किया, किससे किया, कैसे किया? ये तो भाई बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि पाकिस्तान ने प्रॉमिस कर दिया है कि आगे से आतंकवाद टेरर को सपोर्ट नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने कह दिया ये मिलिट्री मिस एडवेंचर जो करता रहता है, शेलिंग कर दी, कुछ कर दिया, ये कर दिया, पाकिस्तान ने वादा कर दिया कि हमें दोनों चीजें नहीं करेंगे। इस आधार पे हमने सीज फायर कर लिया। अगर ये है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, बधाई देनी चाहिए। लेकिन सवाल पूछने को बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है। सवाल सीधे साधे हैं कि क्या पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा, तो भाई पाकिस्तान की तरफ से कौन बोल रहा था, किससे बोल रहा था? प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ ये कहा है कि 10 तारीख की आफ्टरनून को पाकिस्तान की सेना के अधिकारी ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया। मतलब पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर ने हिंदुस्तान के आर्मी ऑफिसर से बात की। क्या यही था? पाकिस्तान की तरफ से ऐसा संदेश आया? क्या एक आर्मी के ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल किसी ने बात की और हमने मान ली? उसने बोला, किसने सुना? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा? क्या पाकिस्तान की आर्मी के जनरल ने कहा? और किससे कहा, किसने सुना? हमें जानने का हक है, क्योंकि ये पिछले 25-30 साल का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। सवाल ये भी बनता है कि पाकिस्तान ने एग्जैक्टली कहा क्या? क्योंकि अगर ये बात सही है तो क्या पाकिस्तान ने मान लिया कि वो आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है? अगर ये है तो भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने इस सच को स्वीकार नहीं किया है। क्या उसने आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन को बंद करने का वादा कर दिया है भारत को? अगर ये है तो फिर बहुत बड़ी विजय है। क्या वादा है? देश को जानने का हक है। एक सेंटेंस में कह के आप चल नहीं जा सकते। और उस वादे पर विश्वास करने का आधार क्या है? भाई पाकिस्तान लिख के आपको दे, पाकिस्तान ने आपको एक स्टेटमेंट दिया जो आप दुनिया के सामने रख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, आप मानना पड़ेगा।
कम से कम एक देश है, अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है, प्रधानमंत्री के आश्वासन पे जॉइंट सेक्रेटरी साइन करता है, जैसे कि दुनिया में समझौते साइन किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या आपने सिर्फ किसी ने फोन पे बात की, किसी से फोन पे बात हुई और आपने विश्वास कर लिया? कैसे विश्वास कर लिया? और उस पर विश्वास करने से पहले पाकिस्तान गुहार लगा रहा था। प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तान मतलब गुहार, मतलब हाथ जोड़ के कह रहा था प्लीज प्लीज प्लीज, अब बस बहुत हमारी हालत हो गई, अब छोड़ दो। तो भाई आपने कोई शर्त नहीं लगाई, आपने ये नहीं कहा कि वो 4 आतंकवादी कौन है हमारे हवाले करो, या उन आतंकवादियों के जो माइंडर थे, उनके जो बॉस थे पाकिस्तान में, उन्हें हमारे हवाले करो। अच्छा बाकी सब छोड़ दीजिए, आपने ये नहीं कहा कि बीएसएफ का जवान साहू जो पाकिस्तान में इस वक्त पकड़ा हुआ है, जो गलती से पाकिस्तान बॉर्डर पे चला गया था, पाकिस्तान ने कहा कि हाँ हमने पकड़ के रखा हुआ है, आपने इतना भी नहीं कहा कि साहू को वापस करो। पाकिस्तान गुहार लगा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कान पकड़ के कि आगे से नहीं करेंगे, और आपने कहा बस ठीक है कोई बात नहीं, साहू को भी वापस मत करो। ये कैसी भी देश नीति है भाई, क्या चीज है? देश को जानने का अधिकार है। और उसके 3 घंटे बाद जब युद्ध विराम को तोड़ा गया, जब ड्रोन आने शुरू हुए, जब तमाम चीजें हुई जिसका भारतीय टीवी के अंदर बताया गया, और भारत के विदेश सचिव ने जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया कि हाँ ये पाकिस्तान कर रहा है, तो भाई 3 घंटा पहले उसने वादा किया था। ऐसा क्या वादा था जिसपे आपको 3 घंटा पहले भरोसा करने का अधिकार था, और 3 घंटे बाद वो टूट गया और आप कुछ नहीं कर सकते? ये क्या है? देश को जानने का अधिकार है प्रधानमंत्री जी। ये वादा किसने किया था, किससे किया था, किस स्वरूप में किया था? लिखित था, जुबानी था तो विश्वास क्यों किया गया? लिखित था तो कहां है? दीजिए, देश के सामने रखिए, दुनिया के सामने रखिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है। दूसरा सवाल, दूसरा बड़ा सवाल वो ये कि ये क्या सीधे भारत और पाकिस्तान की बात हुई? प्रधानमंत्री ने कहा, उनके स्टेटमेंट में पूरे 21 मिनट में किसी और देश का जिक्र नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि भाई हमने हमला किया, पाकिस्तान की हालत पतली हो गई, पाकिस्तान ने हमें फोन किया, हमने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, गुहार लगाई, हमने मान लिया। तो भाई क्या इसके अंदर और कोई शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं, मुझे भी विश्वास करना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री बताए कि भाई ये हुआ तो उसको मानना चाहिए, राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि सवाल ये बनता है कि क्या युद्ध विराम सीधे भारत और पाकिस्तान ने किया या कि अमेरिका ने करवाया? अब मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, पूछना भी क्यों चाहिए हमें? प्रधानमंत्री ने जब कह दिया तो हम विश्वास क्यों ना कर लें? वो इसलिए क्योंकि कुछ सवाल हैं जो आप और मैं मान लेंगे, लेकिन सारी दुनिया पूछ रही है। मैं अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करूंगा, मैं अमेरिका पे क्यों विश्वास करूं? लेकिन सारी दुनिया के सामने कुछ चीजें रखी जा रही हैं, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया भी मेरे प्रधानमंत्री पे विश्वास कर सके। क्या चीजें रखी जा रही हैं? एक सीधा सा सवाल कि भाई अगर भारत और पाकिस्तान के सैन्य ऑफिसर्स ने बात करके फैसला कर लिया कि 5 बजे हम युद्ध विराम करेंगे, तो इसकी पहली घोषणा अमेरिका से कैसे आई? आप सब जानते हैं ना, इसकी पहली घोषणा भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है, इसकी घोषणा ना भारत से हुई ना पाकिस्तान से हुई, सबसे पहले इसकी घोषणा अमेरिका से हुई। अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया, उसके आधे घंटे बाद ये देखिए स्टेटमेंट है, ट्रंप का स्टेटमेंट है, और ट्रंप की पोस्ट के कुछ देर बाद, ट्रंप के पोस्ट से पहले अमेरिका के विदेश सचिव स्टेटमेंट दे चुके थे, और उसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति की जानकारी दी। तो भाई अगर समझौता आप दोनों कर रहे थे तो एक तीसरी पार्टी डिक्लेयर कैसे कर रही है उसको? दुनिया तो कहती है ना कि भाई ये कैसे हुआ। यही नहीं, अमेरिका ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की, अमेरिका ने बार बार कहा है कि ये समझौता हमने करवाया है। तो
तो सिर्फ एक बात नहीं है कि संयोग से कहीं हो सकता है कि भाई आप दोनों की बात हुई, आपने अमेरिका को बता दिया, अमेरिका ने वक्त से पहले रिलीज कर दिया। सिर्फ ये मामला नहीं है, अमेरिका कह रहा है कि भाई हमने करवाया। ट्रंप कह रहे हैं कि रात भर बातचीत हुई, हमारे विदेश मंत्री विदेश सचिव ने सारा काम करवाया और ये तो न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, हमने रुकवा दिया। ट्रंप कह रहा है कि ये देखिए, अपनी मूंछें ताव देते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये है ट्रंप इफेक्ट। अब ट्रंप का बेटा कह रहा है कि मेरे पिताजी ने, भारत और पाकिस्तान में न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था, बस ये मेरे पिताजी ने रुकवा दिया। तो भाई इतना तो हक बनता है ना जानने का कि ये हमने किया कि किसी और ने करवाया। बात जरूरी इसलिए है, ये जरूर हो सकता है किसी भी झगड़े के अंदर अगर कोई सुलह सफाई करवा दे, समझ आता है, लेकिन भारत की पुरानी पोजीशन रही है 50 साल से, भारत की पोजीशन 50 साल नहीं, माफ कीजिएगा 70 साल से। पहले एक बार बस भारत ने गलती की थी यूएन में जाने की बात को स्वीकार करके, उसके बाद से भारत की पोजीशन ये रही है कि हम इसमें किसी भी तीसरी पार्टी की दखल को स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या भारत ने अपनी पोजीशन बदल ली है, एक दूसरी पार्टी की दखल को स्वीकार किया है? सवाल सिर्फ सीज फायर करवाने तक सीमित नहीं है। ट्रंप और उनके मंत्री खुल के कह रहे हैं कि हम सिर्फ सीज फायर ही नहीं करवाया, अब हम इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत करवाएंगे। किस मुद्दे पे करवाएंगे? कश्मीर पे। कह रहे हैं कि कश्मीर का, भारत और पाकिस्तान का विवाद हम सुलझाएंगे, और सुलझाएंगे किसी न्यूट्रल जगह पे बातचीत होगी। अमेरिका घोषणा कर रहा है सारा कुछ, एक शब्द प्रधानमंत्री उसके बारे में नहीं बोल रहे, एक शब्द भारत सरकार उसके बारे में नहीं बोल रही। अरे कहो तो सही कि झूठ बोल रहे हो, कहो तो सही कि ये हम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने इशारा किया अपने स्टेटमेंट में कि बातचीत होगी तो केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी, बातचीत होगी तो केवल आतंकवाद पे होगी। पर भाई अमेरिका तो खुल के कह रहा है कि हमने इसमें समझौता, ये बात हो गई है कि अभी सीज फायर कर लो, और सीज फायर जब हो जाए उसके बाद तुम्हें कश्मीर पे बैठ के बात करनी है। तो कहिए ना कि हम असहमत हैं इस बात से, हिम्मत नहीं होती आपकी कहने की। अरे 1971 में जब ये देश कमजोर था, जब हमारी दुनिया में इतनी हैसियत नहीं थी, विश्व गुरु होने का कोई दावा नहीं करता था, तब इंदिरा गांधी ने निक्सन को कह दिया था। वो जमाने चले गए जब 4000 साल पहले 4000 किलोमीटर दूर बैठा कोई देश हमें आदेश दे सकता है कि ये करो ना करो, हमें नहीं चाहिए। और निक्सन ने कहा था मैं 7th फ्लीट भेज दूंगा, इंदिरा गांधी ने कहा था भेज दो, उन्होंने भेजा भी। लेकिन एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सर उठा के बात कर सकता था। मेरा प्रधानमंत्री आज क्यों नहीं कर रहा है ये बात? वो तो कहते हैं ट्रंप तो उनका खास यार है। अरे आपका यार दोस्त इस तरह की बातें कर रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, ट्रंप एक और बात कह रहे हैं उससे आगे बढ़ के। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई मैंने ये समझौता ट्रेड के लिए करवाया। ट्रंप कह रहे हैं, आप सुनिएगा उनकी क्लिपिंग, ट्रंप अपने मुंह से स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कह दिया कि भाई देखो, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहता हूं, मगर ट्रेड तभी करूंगा अगर ये तुम शरारतें बंद कर दो, ये लड़ाई बड़ाई बंद करो। जैसे मॉनिटर होता है ना, टीचर कहता है बच्चों को कि टॉफी दूंगा लेकिन पहले लड़ाई झगड़ा बंद करो फिर टॉफी दूंगा। ट्रंप बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को कहा कि तुम लड़ाई झगड़ा बंद करो, सीज फायर करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा। और फिर भारत और पाकिस्तान दोनों के लीडर्स ने मान लिया इस बात को, बच्चे मान Let गए। me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it.
If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And सुना आपने अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई प्राइवेट बयान नहीं है। कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान लड़ते ही जा रहे थे, न्यूक्लियर वेपन थे, पता नहीं क्या हो जाता। फिर मुझे आना पड़ा और मैंने उन्हें कहा कि देखो, मैं ट्रेड करना चाहता हूं, मगर तुम रुक जाओ, यू स्टॉप इट, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद दोनों ने सोचा, दोनों मेरे पास आए कि ठीक है, विल स्टॉप इट। इस तरह से मैंने दुनिया के अंदर इतना बड़ा काम किया और ट्रेड को इतनी समझदारी से किसी और व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं किया जैसे मैंने किया है। खुद कह रहे हैं, भाई सारी दुनिया किसकी बात मानेगी? ट्रंप की बात भले ही ना माने, ट्रंप झूठा है, ट्रंप ने न जाने कितने झूठ बोले हैं, तो इस बात में मैं ट्रंप का विश्वास क्यों करूं? लेकिन इसका खंडन तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई राष्ट्रपति बोलता है, किसी देश का राष्ट्रपति साफ कह रहा है कि मैंने इनका समझौता करवाया, इस शर्तों पे करवाया, और पाकिस्तान उधर से कहता है हाँ जी अमेरिका ने करवाया, पाकिस्तान तस्दीक कर रहा है इसकी, आप इसका खंडन तो करोगे कि नहीं करोगे? क्या यह समझौता व्यापार की शर्त पे हुआ है? याद रखिए, भारत और अमेरिका का व्यापार का समझौता होने वाला है। अमेरिका की टीम 4 बार आ चुकी है। तो जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा है, सवाल तो बनता है कि क्या सिंदूर का समझौता हुआ, सिंदूर पे सौदा हुआ? ये सवाल तो बनता है। और एक नाजुक और बारीक सवाल और रहता है इसमें, ध्यान रखिए, अमेरिका में इस वक्त गौतम अडानी पर मुकदमा चल रहा है, और मुकदमा इस बात पे है कि आपने अपनी कंपनी के पर चल रही कुछ जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसकी सूचना अपने शेयर होल्डर को क्यों नहीं दी। ये छोटा मुकदमा है, लेकिन ज्यादा संगीन मुकदमा ये है कि आपकी अमेरिका की जो कंपनी थी, उसने भारत में रिश्वत क्यों दी। ये दोनों दूसरा आपराधिक मुकदमा है अमेरिका के कानून के तहत। इस पर अमेरिका में चर्चा चल रही है, और फैसला कौन लेगा? राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे। क्या इस व्यापार के सौदे में एक और गहरा सौदा भी हुआ? इसका जवाब नहीं पता। अभी से इसके बारे में निश्चय करना, इसके बारे में कंक्लूजन लेना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के रिश्ते देखते हुए ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में आएगा। हर हिंदुस्तानी चाहेगा कि इसकी पूरी सफाई देश के सामने रखी जाए। और ध्यान से देखिएगा, अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में गौतम अडानी के केस में क्या होता है। क्या राष्ट्रहित और अपने मित्र के व्यावसायिक हित में कुछ समझौता हुआ? सवाल बहुत हैं, सवाल और भी हैं, और सवाल हैं जिनके बारे में अभी तक जवाब नहीं दिया गया। सवाल जो पहले भी पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन हमने पूछे नहीं थे। लेकिन अब सब वक्त है वो सवाल भी पूछने का। और सवाल जो बाकी हैं, पहला सवाल कि जब पहलगाम में सरकार को पहले से इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुलवामा में 11 बार इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी सरकार को, जिसके बाद ये घटना हुई थी। पहलगाम में इंफॉर्मेशन थी, प्रधानमंत्री का दौरा श्रीनगर में होने वाला था, वो कैंसिल किया गया। खबर थी कि टूरिस्ट लोगों पर हमला होगा, उसके बाद टूरिस्ट लोगों को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया। सवाल ये भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और आपको पता था पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, और आपको ये भी पता था सबसे साधारण कार्रवाई जो होगी वो पुंछ इलाके में, जहां आमने सामने गांव है, पाकिस्तान पहाड़ी पे है, वो वहां से गोले फेंकता है, हमारे गांव में आते हैं, उन गांव को खाली क्यों नहीं करवाया गया। 26 लोग पहलगाम में मारे गए हिंदुस्तानी, हम पे पूरा देश शोक में है, पूरा देश क्षुब्ध है। और ये जो 22 लोग पुंछ में मारे गए, जिन्हें बचाया जा सकता था, जिस गांव खाली करवाने थे, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं होती, इस पे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। सवाल ये भी है कि आतंकवादियों के मंसूबों को सफल करने वाली हिंदुस्तान में जो जो कार्रवाइयां हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। भारत के विदेश सचिव मिस्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से वार्ता में कहा था कि आतंकवादियों का मंसूबा यह था कि भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाए जाएं। भारत और
बाकी भारत और कश्मीर में खाई को बढ़ाया जाए। एग्जैक्टली मैं यही बात पहले दिन से कह रहा हूं कि आतंकवाद ये दो चीजें चाहते थे, इसलिए चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया ताकि भारत में हिंदू मुसलमान दंगे हो, हिंदू मुसलमान नफरत पैदा हो। इसलिए जो तमाम लोग हिंदू मुसलमान की नफरत देश में फैला रहे थे, वो आतंकवादियों के मंसूबों को कामयाब कर रहे थे। मेरी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कोशिश की पहलगाम के बाद, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने देश में अलग अलग जगह पे कश्मीरियों के खिलाफ हमले किए, कश्मीरियों को निकाला, पीटा, ये देशद्रोह का काम था, क्योंकि एग्जैक्टली ये वही चीज थी जो कि आतंकवादी चाहते थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी है कि एक शहीद जवान की विधवा, नरवाल की विधवा ने जब सिर्फ इतना कहा कि इसके लिए मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट मत बनाइए, एग्जैक्टली वो चीज जो कि एक हिंदुस्तानी को कहनी चाहिए थी, एग्जैक्टली वो चीज जो भारत के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, जो उस वक्त राष्ट्र हित में थी, वो बात उसने कही। और उसके ऊपर जो उसे जलील करने की कोशिश जिन लोगों ने की, ये सिर्फ एक सैनिक का, शहीद सैनिक का अपमान नहीं था, ये भारत का अपमान था। उसके खिलाफ तमाम तरह के हमला करने वाले लोगों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल देता है, एफआईआर हो जाती है, उस सवाल पे कुछ क्यों नहीं हुआ? विदेश सचिव मिस्री के बारे में कुछ हुआ हरकत, पूरी ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, देश सब कोई खड़े हो गए। अरे शहीद की विधवा के साथ तुम खड़े नहीं हो सकते जब उसके साथ एग्जैक्टली यही सब कार्रवाई हुई? क्या अब उस पर कार्रवाई की जाएगी? सवाल ये बनता है कि जब देश की विदेश नीति की परीक्षा चल रही थी, याद रखिए कभी भी विदेश नीति की परीक्षा ऐसी घड़ी में होती है जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, आपको दुनिया से सपोर्ट की जरूरत होती है। और हमें इतने सालों से बताया जा रहा है कि मोदी जी ने देश की इज्जत, देश की प्रतिष्ठा, भारत का जो एक स्टेटस है, स्टेचर है, वो बढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया बात भाई, तो स्टेचर की परीक्षा तो अब होनी थी ना। आप ये बताइए और पूछिए कि इस परीक्षा की घड़ी में दुनिया के किस और देश ने आपका साथ दिया? पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ, सुनते हैं तुर्की भी खड़ा हुआ, कुछ दूसरे देशों ने पिछले दरवाजे से मदद की। भारत के पक्ष में कोई क्यों नहीं बोला? चलिए बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आप छोड़ दीजिए, क्वाड करके भारत ने एक अलायंस बनाया हुआ है जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें जापान शामिल है। वो क्यों नहीं बोला? यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं बोली? अमेरिका क्यों नहीं बोला? किसी ने भी पाकिस्तान का नाम लेकर आतंकवाद की आलोचना क्यों नहीं की? पाकिस्तान को जब आईएमएफ का लोन मिलना था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान को लोन मिलना था, सीज फायर से एक दिन पहले की बात है, आईएमएफ में 25 देश थे। भारत ने एब्सटेन किया क्योंकि वहां नो वोट आप नहीं दे सकते, तो एब्सटेन किया, ठीक किया। लेकिन भारत के साथ किसी भी और देश ने एब्सटेन क्यों नहीं किया? क्या ये आपकी विदेश नीति की सफलता है? क्या इसे आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप विश्वगुरु बन गए हैं? किसे बातें कहना चाह रहे हैं? ये परीक्षा की घड़ी थी, कोई और भारत की विदेश नीति दुनिया को अपने पक्ष में खड़ा क्यों ना कर सकी? और फिर सबसे बड़ा सवाल, वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिनके बारे में, जिसको लेके सब कुछ शुरू हुआ? पाकिस्तान गुहार लगा रहा था। अरे गुहार लगाते वक्त पहली चीज जो आपको कहनी चाहिए थी कि उन 4 को हमारे हवाले करो, वो 4 जिनके कंट्रोल में है उन्हें हमारे हवाले करो। कहां है? क्या हुआ? इसलिए मेरे साथियों, दोस्तों, आज हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है, जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी, जब पूरा देश आक्रमण की स्थिति में था, हमला हो रहा था, हमला किया जा रहा था, वो वक्त था नहीं सवाल पूछने का। उस समय सवाल पूछना गलत था, लेकिन आज सवाल ना पूछना गलत होगा। राष्ट्रहित में आज देश कहता है, देश
कहता है जवाब दो, हिसाब दो। विपक्ष ने मांग की है, विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जहां सरकार सब चीजों को जनता के सामने रखे। और जैसा कि आमतौर पे होता है, उन्होंने मांग की और सरकार ने कहना शुरू किया, देखो कैसे देशद्रोही हैं, इस वक्त मांग कर रहे हैं सरकार से। उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं 1962 जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। बहुत शर्मनाक अध्याय हो भारत के इतिहास का। ऑपरेशन सिंदूर की तरह सफलता नहीं मिली थी तब, उसमें असफलता मिली थी। और उस वक्त विपक्ष के एक युवा नेता राज्यसभा के सदस्य थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने 26 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मांग की थी कि संसद का विशेष अधिवेशन होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार सामने आए, जवाब दे। और उस जमाने में 8 नवंबर को वाकई संसद का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार पे हमला बोला, राम मनोहर लोहिया ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। उस जमाने के विदेश मंत्री कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। देश ने सवाल पूछे, देश ने जवाब मांगे और जवाहरलाल नेहरू तक को जवाब देना पड़ा। इसलिए आज अगर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का नेता कह रहा है कि संसद में का विशेष अधिवेशन होना चाहिए, तो ये राष्ट्रहित की बात है, ये हम सबके हित में है, सवालों का जवाब मिले। विपक्ष ने तो ये भी कहा है कि अधिवेशन तो बाद में बुलाइएगा, पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग तो बुला लीजिए। और ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री बैठे, तो इधर ऑल पार्टी मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री बिहार के अंदर चुनावी रैली एड्रेस कर रहे होते हैं। नहीं प्रधानमंत्री जी, आज वो देश जिसने आप पे भरोसा किया, वो देश जिसने आपको राष्ट्रहित का समर्थक माना, वो देश जिसने पहलगाम के बाद आप पर विश्वास किया, इंतजार किया, वो देश जो कि ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ खड़ा रहा, सैन्य बलों के साथ खड़ा रहा, वो देश सैन्य बलों से जवाब नहीं मांग रहा। उन्होंने जो किया सही किया। युद्ध होता है, नुकसान भी होता है, फायदे भी होते हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं, सब कुछ होता है। देश सैन्य बलों से सवाल नहीं पूछ रहा, देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपने जो बहुत बड़े बड़े दावे किए उसका क्या हुआ? क्या आप राष्ट्रहित के वाहक हैं? क्या नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी के काबिल हैं? ये जवाब आपको देश के सामने रखना होगा, संसद के सामने रखना होगा। यही बात देश की तरफ से, तमाम ऐसे देशभक्तों की तरफ से मैं रखना चाहता हूं। जवाब दो, सवाल हैं, जवाब दो, हिसाब दो। जय हिंद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily.
Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world, have done